Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the sixth lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about the carbon footprint and the carbon handprint. Then we will be talking about the water footprint, blue, green and grey water footprint. But before starting the lecture, I want to ask you some questions. What is mycorrhiza and the lichen? What is blue, green and black carbon? What is carbon sequestration and what are its benefits? How carbon sequestration is responsible for increasing the quality of the fossil fuels like the coal and the petroleum. If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any queries and you want PDF of my lecture, follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. Let's start the lecture with the first definition of carbon footprint. आखिर क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट एंड क्यों हमारे लिए जरूरी है कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जानना? Guys, carbon footprint is basically the release of the carbon dioxide. It basically measures कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है either at the level of the individual, society, state, nation या फिर हम लोग इससे इवन ग्लोबल लेवल पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कब होती है? जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो गाइज ऐसे ही हमारे प्लांट्स में भी होता है. रात को जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, कंबशन होती है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. थर्मल पावर स्टेशन हुए, सीमेंटिंग इंडस्ट्रीज हुई, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा होता है. लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है? गाइज एक्चुअली हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है ग्रीन हाउस गैस. एंड ग्रीन हाउस गैस को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बेसिकली चीजें होती क्या हैं, क्यों ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी अर्थ को इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं कि हमें इनके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है. गाइस, पहले एक सिंपल रिलेशन समझते हैं. जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उन वेव्स की वेवलेंथ उतनी ही कम होती है. मतलब अगर किसी वेव की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उन्हें बोलेंगे हम लोग शॉर्ट वेव्स, लेकिन अगर उनकी एनर्जी बहुत कम होगी तो उन्हें बोला जाता है लॉन्ग वेव्स. तो गाइज हमने क्या समझा? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव. तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि सन से आने वाली रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो इजीली हमारे एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट कर जाती हैं एंड हमारे अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. एंड रात के टाइम पर जब सन ओवरहेड नहीं होता तो हमारी अर्थ करती है ये एनर्जी रिलीज, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है. हमारा एटमॉस्फेयर शॉर्ट वेव्स को तो अपने आप से पेनिट्रेट करने देता है, लेकिन लॉन्ग वेव्स को अपने आप से पास नहीं होने देता. एज अ रिजल्ट क्या होता है? वो रेडिएशन हमारे अर्थ के सरफेस में, हमारे एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि वो रेडिएशंस हमारे अर्थ से बाहर नहीं जा पाती एंड हमारे अर्थ का सरफेस बहुत वार्म अप हो जाता है, जिसे बेसिकली हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं. एंड इस कारण हमारा क्लाइमेट चेंज भी बहुत रैपिड स्पीड पर चेंज हो रहा है. नाउ कमिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. गाइज, जो अभी हमने पढ़ा है कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेज हमारी सन रेडिएशंस एनर्जी को कैप्चर कर लेती हैं, उसे ही बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है. गाइस, बहुत ही हाई लैटिट्यूड एरियाज पर जहां पर सन की रेडिएशंस अच्छे से नहीं पहुंच पाती, सन रेडिएशंस वहां पर स्कैटर्ड होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं, जैसे कि हमारे पोल्स जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है एंड वहां पर प्लांट्स एंड ट्रीज का ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है. तो वहां पर बेसिकली क्या किया जाता है? ग्लास हाउसेस बना दिए जाते हैं एंड उनमें हमारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि जब ये सन की रेडिएशंस हमारे ग्लास हाउस में आएंगी तो वो पेनिट्रेट तो हो पाएंगी, लेकिन उसके बाद वो उसी में कैप्चर हो जाएंगी एंड हमारा ग्लास उसे अलाउ नहीं करेगा अपने आप से बाहर जाने के लिए. तो एज अ रिजल्ट वहां पर टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा एंड हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा. दिस इज बेसिकली नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट.
अभी हम लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। गाइस, कभी आपने अपनी कार को धूप में पार्क कर दिया होगा, तो जब आप कार में एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां का टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ग्लास विंडो सन रेडिएशंस को अंदर तो आने देंगी, लेकिन जब हमारे अंदर की एसेसरीज उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी एंड देन एमिट करेंगी, तो उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी ग्लास विंडोज उन लॉन्ग वेव्स को बाहर नहीं जाने देंगी एंड एज अ रिजल्ट हमारे कार का इनर पार्ट ज्यादा गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू आउटर। इसका मतलब हमारी कार का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये हुई हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इक्विवेलेंट क्या होता है। गाइस, जब हम लोग कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी और भी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं एंड उन्हें भी हम लोग कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू ही देखते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी मीथेन चाहिए होगी। दिस इज बेसिकली जो हम लोग कंसीडर करते हैं जब हमें कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। हम सब गैसेस का फुटप्रिंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की फॉर्म में ले लेते हैं एंड उन्हें कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू में ही ऐड करते हैं, जिससे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि नेट ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना हो रहा है। गाइज, यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि हमारी मीथेन, जो कि इवन क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट भी नहीं है, वो नियरली 25 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है एज कंपेयर टू आवर कार्बन डाइऑक्साइड। गाइज, अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होती है। ट्रांसपीरेशन से होती है, रेस्पिरेशन से होती है, जब हम लोग फ्यूल्स को जलाते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, तब होती है। एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि टरबाइंस को घुमाया जाता है यूजिंग द कोल को गर्म करके वहां से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है जो हमारी टरबाइंस को रोटेट करने में हेल्प करती हैं एंड वहां से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। उस केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। बहुत सारी सीमेंटिंग इंडस्ट्रीज में भी फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं। गाइस, बेसिकली जहां पर भी फॉसिल फ्यूल्स यूज होंगे वहां पर कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू इंक्रीज होती ही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं तो उसके पीछे से स्मोक निकलती है एंड उसमें हमारा कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर हम लोग अपना प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं, पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं, तो उससे भी हम लोग कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। नाउ कमिंग टू द ग्रीन हाउस इक्विवेलेंट। बेसिकली ग्रीन हाउस इक्विवेलेंट क्या होता है? गाइस, हम लोग नियरली पीछे पढ़ ही चुके हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी कार्बन चाहिए। इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें कि अगर 1 टन जो हमारी कार्बन है वो इतना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करती है, तो हमारा 1 टन मीथेन कितने डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? तो गाइस, इससे हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा 1 टन कार्बन बेसिकली 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो हमारा 1 टन मीथेन नियरली 25 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग बोलेंगे कि मीथेन का ग्रीन हाउस इक्विवेलेंट है 25। इसका मतलब हमारी मीथेन 25 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे इसका नाम सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट है, लेकिन इसमें बेसिकली दूसरी गैसेस, दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का फुटप्रिंट भी हम लोग ऐड कर देते हैं, सो दैट हम लोग इस चीज के बारे में जान पाए कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, कौन कौन सी गैसेस का एवोल्यूशन, उनका जो रिलीज है वो कम करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द कार्बन हैंडप्रिंट। गाइज, अगर हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे बेसिकली कार्बन एमिशन बहुत कम हो रहा है, तो उन्हें बोलते हैं कार्बन हैंडप्रिंट। जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हैं, वो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं। लेकिन जैसे कि अगर हम लोग सोलर एनर्जी की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं हो रहा एंड वो बढ़ा रहा है हमारा कार्बन हैंडप्रिंट। इसका मतलब कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन हैंडप्रिंट बेसिकली एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स हैं।
जहां पर कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होगा वहां पर कार्बन हैंडप्रिंट बहुत कम होगा। गाइस, जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ती जाती है लोगों में, तो इससे क्या होता है, वो अपना कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू डिक्रीज करने की बात करते हैं। इवन जो हमारी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसी चीज पर फोकस करता है कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को कम किया जाए, सो दैट हमारी अर्थ कम वार्म अप हो एंड एज अ रिजल्ट क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कम हो जाए, जिससे कि लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनोज, हमारी सुनामीज, इन सब की प्रॉब्लम कम हो पाए। नाउ कमिंग टू द थिंग, किन चीजों से हम लोग कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। अपना खुद का व्हीकल्स यूज करने की बजाय अगर हम लोग पब्लिक व्हीकल्स यूज करें तो हम लोग इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, कार्बन हैंडप्रिंट इंक्रीज कर सकते हैं एंड कार्बन फुटप्रिंट डिक्रीज। अगर हम लोग सोलर एनर्जी यूज करें रेदर देन द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम लोग एलपीजी यूज करें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यूज करें, जिससे कि हम लोग जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में उसको कैप्चर करते हैं एंड उन्हें किसी अच्छी चीज के लिए यूज करते हैं, तो उसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोला जाता है। रेदर देन कि अगर हम लोग वेस्ट को ऐसे खुले में छोड़ दें, उसे प्रॉपरली रिसाइकल किया जाए, तो उससे भी कार्बन एमिशन बहुत कम होगा। हम लोग अगर ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनसे बेसिकली कार्बन एमिशन कम हो, तो उसे यूज़ करके हम लोग कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू को अच्छे खासे से इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर पेपर है उसको जलाने की बजाय अगर हम लोग उसे रिसाइकल करें, तो इससे हमारे कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। गाइस, जैसा कि हमने देखा था कि कार्बन फुटप्रिंट हम लोग किसी भी लेवल पर ले सकते हैं, ऐसे ही हम लोग कार्बन हैंडप्रिंट भी किसी भी चीज पर ले सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशन लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर। गाइस, जो कार्बन के एशेज होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, हम उनको कैप्चर करके अगर सीमेंट में मिक्स कर दें तो उससे हमारा सीमेंट और अच्छा हो जाता है एंड उससे क्या होगा, हमारा कार्बन एमिशन, कार्बन रिलीज एंड कार्बन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर भी कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एंड कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू कम। नाउ कमिंग टू द वाटर फुटप्रिंट। गाइस, सिमिलरली जैसे हमने कार्बन के बारे में देखा था, वाटर फुटप्रिंट भी सिमिलर है। मतलब कितना वाटर हम लोग यूज करते हैं, कितना वाटर हम लोग वेस्ट करते हैं, उसे बेसिकली बोला जाता है वाटर फुटप्रिंट। गाइस, हम लोग किन किन चीजों के लिए पानी यूज करते हैं, पीने के लिए, वॉशिंग पर्पसेस के लिए, खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधे यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए खाना, हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर द कूलिंग पर्पस, तो इसे बेसिकली हम लोग वाटर फुटप्रिंट बोल देते हैं। एंड गाइस, द थिंग इज कि इसको भी हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर, स्टेट, नेशन और ग्लोबल लेवल पर देख सकते हैं। सिमिलरली वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास यूजेबल वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। नो डाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू कम रखें। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिकली वाटर फुटप्रिंट होता कैसे है। गाइस, अगर हम लोग पानी को गंदा कर दें, पॉल्यूट कर दें, तो उसे भी हम लोग बोलेंगे कि हमने वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। इवेपोरेट हो जाता है वाटर फ्रॉम द वेटलैंड्स, हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है। हम लोग पानी पीते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। क्या आपको लगता है जितना पानी हम लोग क्रॉप लैंड्स में देते हैं वो सारा का सारा प्लांट्स यूज कर लेते हैं? नहीं, वो बेसिकली उसमें से कुछ पोर्शन इवेपोरेट हो जाता है। इवन हमारी ओपन वाटर बॉडीज में से भी बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द वाटर फुटप्रिंट। बहुत चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी पानी यूज किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम लोग कोल को बर्न करते हैं, पानी को ऊपर डालते हैं जिससे बनती है स्टीम। स्टीम की हेल्प से टरबाइंस घूमती हैं एंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन ये पूरा का पूरा पानी रिसाइकल थोड़ी ना हो पाता है, इसमें से कुछ पोर्शन इवेपोरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी डिसएसोसिएशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। गाइज आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में जो कि हमारे वाटर फुटप्रिंट को इंक्रीज कर रही हैं। एंड यस, अगर किसी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे तो मैं उसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करूंगी। नाउ कमिंग टू द ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। गाइज आपने देखा होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी ब्लू, ग्रीन, कार्बन के बारे में बात की। गाइज ये कलर्स बहुत कुछ डिनोट करते हैं। इन द सिमिलर मैनर अभी हमारा ग्रीन वाटर फुटप्रिंट क्या डिनोट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे एरियाज जहां पर ग्रीनरी है, अगर वहां से पानी इवेपोरेट होता है तो उसे बोला जाता है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। जैसे कि हमारे वेटलैंड्स होते हैं जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ फिर हमारे फॉरेस्ट हैं जिनमें से ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। गाइज अगर आपके पास गार्डन है, आप गार्डन में पानी देते हैं ग्रास को, तो उस ग्रास को आप जितना पानी देते हैं उसमें से जो उसका कुछ परसेंटेज है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड उसको भी हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ग्रीन वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर कोई वेटलैंड ट्रॉपिकल रीजन में है तो ऑब्वियसली वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर ग्रीनरी भी होगी, लेकिन वहाँ पर इवेपोरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा था, कैसे वहां से बहुत वाटर इवेपोरेट होता है थ्रू द ट्रांसपिरेशन, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होती है एंड वो दोबारा से हमारी अर्थ पर आ जाता है। गाइज ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली बनाती हैं ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। दीज ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। नाउ कमिंग टू द ब्लू वाटर फुटप्रिंट। ब्लू वाटर का क्या मतलब हुआ? ओपन वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, ओशियंस। गाइज आपने देखा होगा जब भी कोई ओपन वाटर बॉडी होती है जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कलर नियरली थोड़ा सा ब्लू कलर का हो जाता है। इसलिए जो भी वाटर वहां से इवेपोरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट। इसका मतलब क्या हुआ? उसे बोला जाता है ब्लू वाटर फुटप्रिंट क्योंकि वो बेसिकली ब्लू वाटर बॉडीज में से इवेपोरेट हो रहा है। नाउ कमिंग टू द ग्रे वाटर फुटप्रिंट। आखिर ग्रे वाटर फुटप्रिंट होता क्या है? गाइस हमने ये देख लिया कि अगर वेटलैंड्स से इवेपोरेट हो, ब्लू वाटर बॉडी से इवेपोरेट हो। अब ये ग्रे का क्या मतलब हुआ? अगर हम लोग पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं तो उसे बेसिकली बोला जाता है कि हम लोग ग्रे वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी ये कैसे कैसे हो सकता है? सॉइल इरोजन होती है, मतलब लेक्स की साइड पर जो सॉइल है वो थ्रू विंड या फिर वाटर के थ्रू रिवर्स में, लेक्स में चली जाती है, उससे वाटर गंदा हो जाता है, उससे ग्रे वाटर फुटप्रिंट होता है। इंडस्ट्रीज का वेस्ट लेक्स में, रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, उससे पानी गंदा होता है। सीवेज को छोड़ दिया जाता है रिवर्स में, उससे भी पानी गंदा होता है। हमारा ग्राउंड वाटर भी कॉन्टेमिनेट होता जा रहा है क्योंकि बेसिकली क्रॉप लैंड्स से जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वाटर के कारण रिवर्स और लेक्स में चला जाता है एंड दिस कॉज द वाटर पोल्यूशन एंड दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू gray water footprint. So guys, if you enjoy my video then do like, share and subscribe, and guys please view my other videos also that are on this channel. Thank you.